हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडीपीडिया। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि पॉलिटी केबीसी नैनो के ख़त्म होने के बाद हम लक्ष्मीकांत से शुरू करेंगे। तो आज हमारा ये पहला सेशन होगा लक्ष्मीकांत का, जिसमें आपको मैं डिटेल डिस्कशन दूंगा एंड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेगा। ओके, एंड बेसिकली ये आपको मैं नोट्स के फॉर्म में पढ़ाऊँगा एंड इसकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो में शेयर कर दूँगा। एंड बेसिकली आज हम इस वीडियो में अराउंड पार्ट 1 अपना कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड होगा आपका सेलिएंट फीचर्स, फोर्थ वन इज प्रीएम्बल, ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज यूनियन एंड टेरिटरी, सिक्स्थ सिटीजनशिप, सेवेंथ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट्थ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़े पोर्शन है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको अलग वीडियो को मैं डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगा। एंड बेसिकली मैं आपको अगर अभी बुक से पढ़ाना शुरू करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगी एंड आपको भी थोड़ी लेंदी लगेगी, बोरिंग लगेगी। तो मैं इसको नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ाऊँगा ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तब आप इजीली रिवाइज कर सके कोई भी चीज़। बेसिकली ये हमारा एक क्रैश कोर्स टाइप का होगा, बट ये क्रैश कोर्स होगा नहीं क्योंकि आपको मैं इसमें डिटेल डिस्कशन दूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो पहला चैप्टर है, तो आपको मैं नीचे स्लाइड्स में लेके चल जाता हूँ, ठीक है, स्लाइड्स में लेके आऊँगा, आपके लिए सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी 1600 में आई थी, ठीक है। एंड बेसिकली ये कंपनी थी एंड इसमें ये था कि इनको एक चार्टर मिली थी क्वीन ऑफ एलिजाबेथ से 1600 में फॉर ट्रेड रिलेशन इन इंडिया, ओके। एंड एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारी कंट्री थी इंडिया इज नेवर अ स्लेव स्टेट, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है कि इंडिया इज अ स्लेव स्टेट ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, तो ये स्लेव स्टेट नहीं थी, ये हमारी एक कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ठीक है। एंड बेसिकली ये सब शुरू कब हुआ अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जब ये हमारे बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। तो इन बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? ईयर 1764 में, ठीक है। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1:6 रेशियो में थी, ठीक है। फिर भी ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए और उनको ये कॉन्फिडेंस आई कि नहीं, हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद से प्लंडरर के रूप में वर्क करने लगी, जिससे क्या हुआ, बहुत ग्रीडी हो गई, वो लालची हो गए एंड उसके बावजूद ये लॉस में जाने लगी कंपनी, ठीक है। अराउंड 1.5 मिलियन के लॉस में जाने लगी थी इतने अर्न करने के बाद भी। एंड इसको देखते हुए जो हमारे इन्होंने गए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लॉस, ठीक है।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आप तो इतना अर्न कर रहे हो, स्टिल आप लॉस में हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बोला कि अब हम आपको एक मतलब रूल बनाएंगे, रेगुलेट करेंगे आपको बाय द रेगुलेटिंग एक्ट्स। एंड आफ्टर दैट ये रेगुलेटिंग एक्ट हमारे ऊपर लागू हुई। एंड सबसे ज़्यादा ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्लंडर के रूप में वर्क कर रही थी, तब सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमारे रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखें क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई द रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्टेड। तो ये सब रीज़न की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हुई। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना सबसे पहले से, और याद रखेंगे कि पहले कंपनी रूल आती है, कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेके 1858 तक चलती है। ठीक है, फिर क्या आती है हमारा, फिर आता है कंपनी के बाद आती है अपनी क्राउन रूल। ओके, वो कब होता है 1858 टू 1947। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना कंपनी रूल से। ओके, लेट मी इरेज दिस पोर्शन। आई होप इतना आपको बहुत इजीली समझ आ गया हो। मैं आपको बहुत ये इजी वे में समझा रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आए तब आप कंफ्यूज ना हो। एंड ये आपको डिवीज़न के फॉर्म में आप इस वीडियो को देखिएगा एंड आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, कौन सा 1773। और ये क्यों आया मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्या है हमारा, कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, एंड इस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स में, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। और ये किसको रिपोर्ट करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम ये एक्ट देता है, रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, एंड ये यही एक्ट है जो पहला स्टेप होता है सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर पावर शेयर हो रही है, अगर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास के बीच, तो तीनों के अलग अलग होंगे, तीनों के गवर्नर भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये गवर्नर को अलग ना हो के किसी एक को रिपोर्ट करना होगा। तो वही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है। कैसे हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पहले जब म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज नहीं थी तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी वही रन करते थे हमारे पंचायत और विलेज को, जो भी है उसी के रूल एंड रेगुलेशन चलती थी। लेकिन जब से ये पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी आई है तो कैसे डिसेंट्रलाइज हो गई पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग कोई देखेगा, स्टेट अलग, एंड देयर अदर फॉर म्यूनसिपल एरिया एंड पंचायती राज एरिया। ओके, तो ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पहला शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, जब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो जो बंगाल है वो सुप्रीम हो गया। ठीक है,
सुप्रीम टू बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। एंड जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। एंड पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, क्वेश्चन आता है ये, तो वॉरेन हेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉरेन हेस्टिंग हो गए हमारे पहले गवर्नर जनरल, और उनको एक चीज़ मिली इंपॉर्टेंट चीज, कास्टिंग वोट। आपने इतना पॉलिटिक्स तो पढ़ा ही होगा कि कास्टिंग वोट की आप मतलब जानते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हैव एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, ओके। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, ठीक है, ठीक। एंड इससे क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करती थी, वो अपॉइंट करते थे बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, ठीक है। एंड ऑल्सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई इस एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कहाँ हुआ, कलकत्ता में, ईयर 1774 में। और पहले इसके चीफ जस्टिस कौन थे, क्वेश्चन आ सकता है ये, एलिजा एमपी, ठीक है। तो आपको मैं एक समरी दे देता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो कंट्रोल और रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुई थी, ठीक है। दूसरा क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, ठीक है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में डील करती थी और रिपोर्ट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उससे क्या हुआ, बंगाल इज सुप्रीम हो गया, बंगाल सुप्रीम हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी सुप्रीम हो गई बॉम्बे और मद्रास के, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहले वैसे थे वॉरेन हेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। आफ्टर दैट दे हैव एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे जो कि असिस्ट करते थे हमारे गवर्नर जनरल को अपॉइंटमेंट में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता में 1774 में, और पहले चीफ जस्टिस के हुए एलिजे एमपी। तो पहला एक्ट आपका बहुत ईजिली मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हमारे पास आई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आई अमेंडमेंट एक्ट 1781, ठीक है। दूसरी आई अमेंडमेंट एक्ट 1781। याद रखेंगे ये कोई भी चार्टर एक्ट नहीं था। इसके बाद भी आती है एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ईयर याद रखेंगे इसके। एंड ये दोनों में से कोई भी जो है वो चार्टर एक्ट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो चार्टर एक्ट मिला था वो 20 ईयर्स पे रिवाइज हो रहे थे। तो पहला आया 1773 में, सेकंड आएगा 1793, थर्ड वन 1813, फोर्थ वन 1833 एंड देन आफ्टर दैट 1853, ओके। एंड अमेंडमेंट एक्ट जो 1781 आया वो क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी बिटवीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में, एंड बहुत सारे और भी प्रॉब्लम थे। एंड कौन सा लॉ अप्लाइड होगा ब्रिटिश लॉ इंडियन पे, या और भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे उन पे एक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा, तो ये सब अमेंडमेंट एक्ट में आए थे और डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में। इसी वजह से हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया 1781, फिर आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही, इसकी इम्पोर्टेंस रही थी कि
ये पहला लॉ था जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी से हो गई ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। टेरिटरी इन इंडिया टू ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ठीक है। आप बेसिकली मेरे वर्ड्स पे फोकस रखेंगे एंड आप रनिंग रोड नोट्स तैयार करेंगे, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी हो जाएगा एंड आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। एंड उससे और क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी, ठीक है। कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बेसिकली ये 1773 का जो एक्ट था वो बहुत सारे जो करप्शन होने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी में ना, उसकी वजह से आया था। और उसको सही करने के लिए फिर हमारा आया अमेंडमेंट एक्ट 1781 एंड उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी बहुत सारा लूपहोल्स रह गए थे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में भी आया कंसेप्ट ऑफ डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। क्या हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पूछता है कि बाय विच एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज इस्टेब्लिश्ड। तो याद रखेंगे ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आई थी, ठीक है। तो इससे अब क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी जो वो कमर्शियल अफेयर्स में डील करने लगी, पहले कमर्शियल अफेयर्स में, ओके। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो पॉलिटिकल अफेयर्स में डील करने लगी, पॉलिटिकल अफेयर्स में, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या क्या, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू, जो कि पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी, एंड ठीक है। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कंसेप्ट जो था डुअल गवर्नमेंट का, वो हमारी एंड हो गई, कब एंड हुई है, ये एंड हो गई जब हमारा कंपनी रूल एंड हुआ। तो कंपनी रूल हमारा एंड कब हुआ, एक्ट ऑफ 1858 में, ठीक है। चार्टर एक्ट 1858 में एंड हुआ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और ये भी पूछ सकता है कि डबल गवर्नमेंट कौन से एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ, ठीक है। एंड कब ये डबल गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट एंड हुई, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1858 में एंड हुई, ठीक है। तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। एंड हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो उसके बाद हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि 1773 के बाद ये 20 साल का कंसेप्ट था कि हर एक लॉ रिवाइज्ड होगी, ठीक है। एंड आफ्टर 20 ईयर्स फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। इसमें उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ खास है कि जो ओवरराइडिंग पावर्स टू ऑल गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंटी ओवर हिज काउंसिल। जब हमारा ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो ओवरराइड नहीं कर पाते थे काउंसिल की जो भी डिसीजन होती थी। तो इसमें आया आपका सबसे पहले कि ओवरराइडिंग पावर्स टू गवर्नर जनरल, ओवरराइडिंग पावर टू गवर्नर जनरल ओवर हिज काउंसिल, ओवर हिज काउंसिल, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली हो गई 20 ईयर्स के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स, ओके। एंड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पेमेंट कहाँ से मिलने लगी, इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट में हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट थी। एंड इसके बाद फिर 20 ईयर्स के बाद हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि बेसिकली पीट्स इंडिया एक्ट को आप कितने आसानी से याद रख सकते हो। तो पीट्स इंडिया एक्ट को क्या है, पीट्स है ना, पी फॉर पोजीशन, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहलाने लगा। आई फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज, इंट्रो ऑफ लॉ, एंड डबल टी फॉर डबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट याद रखने में। ठीक है, एंड अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने चार्टर एक्ट की तरफ। ठीक है, तो इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये क्या हुआ कि एबोलिश कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना। ट्रेड मोनोपोली को जो था ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की एबोलिश कर दी गई इन एक्सेप्ट ट्रेड इन टी इन चाइना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ओपियम भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाइना में ओपियम भेजती थी। ठीक है, एंड वहाँ बहुत नशे वशे हुए एंड वहाँ पे ओपियम वॉर छिड़ गई, जिसकी वजह से चाइना ने क्लेम किया कि अब मतलब ट्रेड कम किया जाए। तो एबोलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली का ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बहुत सारे अदर जो कंट्रीज भी, अदर यूरोपियंस भी थे, वो आ गए ट्रेड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हुआ? ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट क्या हुआ इसमें कि asserted sovereignty of ब्रिटिश क्राउन ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। अब ब्रिटिश क्राउन जो थी, ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ? अलाउ हो गया क्रिश्चियन मिशनरीज को, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि एजुकेशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांट कर रही थी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे, इसको मैं आपको समराइज कर देता हूँ। ट्रेड मोनोपोली इंड हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, और एक्सेप्ट इन ट्रेड इन टी इन चाइना। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया। एंड फोर्थ पॉइंट 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए इंडिया में फर्स्ट टाइम ग्रांट किया गया। ठीक है, आफ्टर दैट हम फिर इसके 20 ईयर्स के बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। ये सेंट हेलिना एक्ट क्यों बोला जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, एंड जिसका भी आंसर अच्छा होगा उसको हम कुछ रिवॉर्ड्स देंगे। ठीक है, तो ये जो एक्ट थी वो, उसमें क्या हुआ कि ये जो पहला स्टेप सेंट्रलाइजेशन का शुरू हुआ था हमारा 1773 में, वो फाइनली कम्स टू एन एंड। अब क्या हुआ, ये फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जो कि बंगाल
सुप्रीम हो गया बॉम्बे और मद्रास के, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है कि बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो होगा उसका आंसर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हमारे थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार आई हुई है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी के इवन एग्जाम्स में, सीएपीएफ में, सीडीएस में, एनडीए में, एंड लास्ट ईयर की ये पीवाईक्यू भी रह चुकी है, एंड यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में भी आ चुकी है कि हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर इज विलियम बेंटिक, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत जो रेगुलेशंस होती थी वो एक्ट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब कोई भी रेगुलेशन नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट जैसे थी, अब हो गए ये चार्टर एक्ट, ठीक है, एक्ट्स हो गए, ठीक है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसमें यहाँ पे ऑप्शन में पूछ सकता है कि ये कॉमर्शियल फंक्शन करती थी, बट ऐसा नहीं है, तो मैं आपको लिख देता हूँ कॉमर्शियल फंक्शन। अगर ऑप्शन में आए तो वो गलत है, ठीक है। इसमें जो स्टेप लिया गया कि ये फेल्ड अटेम्प्ट हुआ इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है। फेल्ड अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है। एंड इस एक्ट में ही एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। लॉ मेंबर कहाँ ऐड किया गया? गवर्नर जनरल काउंसिल में, ठीक है, टू गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। इसी एक्ट के तहत ये हुआ कि जो नो इंडियन सिटीजन वॉज टू बी डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, बर्थ और डिसेंट, ठीक है। नो इंडियन सिटीजन डिनाइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, बर्थ एंड डिसेंट। एंड यही स्टेप थी, स्टेप 2, एबॉलिश स्लेवरी, ठीक है। एंड ये फाइनली एबॉलिश कब हुई स्लेवरी? 1843 में, ठीक है, याद रखेंगे आप कि कब फाइनली एबॉलिश हुई थी। तो आपकी चार्टर एक्ट 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं, सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं। फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन पे, गवर्नर बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड फर्स्ट वन इज विलियम बेंटिक। और रेगुलेशन हो गया एक्ट हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ना कि कमर्शियल फंक्शन परफॉर्म करती थी वो। एंड इसी एक्ट के तहत फेल अटेम्प्ट हुआ इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है। लॉ मेंबर एक ऐड हुआ गवर्नर जनरल काउंसिल में, एंड नो इंडियन सिटीजन डिनाइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, बर्थ और डिसेंट, याद रखेंगे आप। और ये स्टेप था टू एबोलिश स्लेवरी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये एक्ट भी उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो इसके बाद आया आपका दूसरा लास्ट चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो सेपरेट हो गई 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक हो गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल
और एक हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी कब आई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो चार्टर एक्ट 1853 में। इसके तहत याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल सेपरेट हुई हमारी 1853 में, दो पार्ट्स में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो कब आई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो आई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। ठीक है, एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते थे। उसमें 6 मेंबर्स होते थे। 4 जो होते थे अपॉइंटमेंट बाय लोकल प्रोविंसेस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा के तहत होते थे। ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स। ठीक है, 4 होते थे अपॉइंटेड एंड 2 गवर्नर जनरल अपना करते थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट उनकी करते थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी थी, प्रोविंसेस से। कौन कौन से प्रोविंसेस थे इसमें? बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल। ठीक है, एंड इसी एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुई। ठीक है, एंड इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन, जो कि फेल हो गई थी हमारी 1800 एंड कौन से एक्ट के तहत फेल हो गई थी? 1833 में जो फेल हो गई थी ओपन कंपटीशन की कंसेप्ट, उसमें ये इस बार चार्टर एक्ट में वो पास हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट। ठीक है, एंड कौन सी कमेटी थी? मैकॉले कमेटी। क्वेश्चन आता है इसमें कि विच कमेटी टेक्स लीडिंग रोल इन इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट? दैट इज मैकॉले कमेटी, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, एंड बेसिकली क्वेश्चन ये भी आता है कि विच कमेटी इज रिलेटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज? तो दैट इज मैकॉले कमेटी। एंड फर्स्ट वन टू क्वालिफाई दिस इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, एंड इसमें एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी को रूल विदाउट स्पेसिफाइंग पीरियड। एक्सटेंड कंपनीज रूल विदाउट स्पेसिफाइंग पीरियड। ठीक है, तो इसका मैं ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल सेपरेट हो गई 1853 में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारी आई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी हमारी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो 6 मेंबर थे। 4 अपॉइंटमेंट होती थी प्रोविंसेस के थ्रू, बॉम्बे, मद्रास, आगरा एंड बंगाल। एंड इसी के तहत फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी 1833 में, जो कि पास नहीं हो पाई थी, तो इसमें हो गई कि किस कमेटी के द्वारा? मैकॉले कमेटी के द्वारा। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो हमारे फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज में जो पास हुए थे। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट स्पेसिफाइंग देयर पीरियड। स्पेसिफाई नहीं किया गया पीरियड में। अब इसके बाद हो जाता है हमारा 1857 का वॉर। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसने बोला था ये? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देंगे। एंड बहुत सारे लोग ने ये भी बोला था कि नाइदर द फर्स्ट वॉर नॉट द, सॉरी क्या बोला था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी फॉर दिस। एंड आप इसके बारे में पूछें,
याद रखेंगे कि 1857 के बारे में बहुत सारे लोगों की बुक भी आई है, एंड कौन सी बुक थी वो आपके हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल टुक ओवर कर ली कंपनी से, ठीक है। एंड तब हमारा क्या आता है, क्राउन रूल, ठीक है। अब हमारा आता है क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947, एंड सबसे पहला इसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्योंकि क्राउन रूल का पूरा कंट्रोल हो गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट में बेसिकली क्या होता है, ये एक्ट अब कहलाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने एज्यूम कर लिया था सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश क्राउन, सॉरी गाइस पेन नहीं चल रही है हमारी, सुप्रीम हो गई थी ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। सेकेंड वन इज, क्यों एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते हैं, कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल, एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल आ गई थी, ठीक है, विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, without any participation in administration of country, ठीक है। एंड ये एक्ट के तहत डबल गवर्नमेंट एंड हो गई। डबल गवर्नमेंट क्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डबल गवर्नमेंट ended, board of control and second one is court of directors। ये कब आई थी, 1773। ये कब आई थी, ईस्ट इंडिया एक्ट, याद है ना आपको, 1784, ठीक है। ये हमारी एंड हो गई। अब इसमें और क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो हो गए वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज इक्वल टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट वन इज लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड ये जो वाइसरॉय थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ठीक है। एंड इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी, टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं आपको लिंक करके चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो सारी चीज़ में, ठीक है। एंड
सिस्टम ऑफ बजट भी इंट्रोड्यूस हुई हमारे, सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस हुई 1860 में, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। ब्रिटिश क्राउन सुप्रीम हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के, एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल हो गया विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ओवर इन द कंट्री, ठीक है। डबल गवर्नमेंट इंड हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, जो डबल गवर्नमेंट आई थी हमारे 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आई थी एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल आई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, तो वो दोनों एबोलिश हो गई, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और पहले वैसे गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ये जो वाइसरॉय थे, एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे वो मेंबर ऑफ ब्रिटिश क्राउन थे, ठीक है। एंड उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, एंड सिस्टम ऑफ बजट भी इंट्रोड्यूस हुआ 1860 में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपको बहुत अच्छे से समझ आया गया होगा, एंड इसमें आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड काउंसिल ऑफ इंडिया दो चीज़ आई थी, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी वो एबोलिश हो गई 1947 एक्ट में, एंड जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो एबोलिश हो गई 1935 एक्ट में। आपको मैं लिख के देता हूँ, रुक जाओ। एक्ट ऑफ 1858 में, ठीक है, इसमें आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एबोलिश हो गई व्हेन वी गेट इंडिपेंडेंस 1947 में, एंड ये एबोलिश हो गई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। एंड 1773 में क्या थी हमारी, एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ मैं। 1773 में फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 1833 में फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन में, ठीक है। 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई, एंड 1933 में फाइनल स्टेप आई डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है। एंड इसके बाद आई आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें कि ये पहला स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। तो स्टार्ट करेंगे हम वहीं से, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम्स में स्कोर करना, एंड पॉलिटी के पेपर में स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप किसके लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ओके। लॉर्ड कैनिंग हमारे वाइसरॉय थे इस टाइम पे, एंड इन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, 3 इंडियन टू गवर्नर जनरल, या अब तो गवर्नर जनरल हट गई, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एंड इसका क्या था, कोई कंट्रोल नहीं थी बजट पे। जो 3 मेंबर को उन्होंने नॉमिनेट किया था उनका नो कंट्रोल ओवर बजट, नो डिस्कशन ओवर बजट,
ठीक है, एंड नो वोटिंग, वोटिंग राइट्स भी उनके पास नहीं थी, ठीक है। एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर जो 3 थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर वो थे, पहले राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड थर्ड वन इज सर दिनकर राव। इनका क्या था, कोई कंट्रोल नहीं था बजट पे, कोई भी डिस्कशन नहीं था और वोटिंग राइट्स भी इनके पास नहीं थी। एंड इसी एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। एंड ये एक्ट उतना कारगर नहीं रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एंड बहुत सारे डिमांड्स हुए इंडियन के तरफ से। तो इसके बाद उन्होंने, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निकाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ कि नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। इंक्रीज हो गई फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या हो गया, अब डिस्कस कर सकते थे बजट, डिस्कस बजट, एंड सेकेंड वन इज अराइज कर सकते थे क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, अराइज क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसी एक्ट में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ऑल्सो। तो ये चीज़ हो गई। एंड जो अर्ली नेशनलिस्ट थे अपोज किए 1892 के काउंसिल एक्ट को, ठीक है, अपोजेस बाय नेशनलिस्ट। क्यों अपोज हुआ, क्योंकि ये जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1893 थी वो कंट्रोल नहीं देता था पब्लिक फंड्स को, इंडिया को, जो इंडियन सिटीजन थे उनको कंट्रोल नहीं देता था पब्लिक फंड्स पे, ठीक है। इट डिड नॉट गिव इंडियंस कंट्रोल ओवर पब्लिक फंड, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मैंने बता दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बता दिया मैंने। एंड इसके बाद ये सब पूरे एक्ट्स पास होने के बाद इंडियंस जब नाखुश हुए तब फाइनली आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब जो भी एक्ट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आती है हमारी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस टाइम महात्मा गांधी भी आ गए थे हमारे कंट्री में, एंड इसको ऑल्सो मॉडले मिंटो रिफॉर्म, मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। मॉडले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड मिंटो वॉज वाइसरॉय। हमेशा याद रखेंगे जो पहला होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होगा, एंड सेकंड वन इज वाइसरॉय, ओके।
एंड इसमें पहला पॉइंट क्या है, जो साइज है काउंसिल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या हो गई, सेंट्रल में 60, सेंट्रल में हो गई 16 to 60 एंड प्रोविंसेस में ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कितने भी मेंबर्स ऐड कर लो, ठीक है, ऑफिशियल मेजॉरिटी होनी चाहिए। ऑफिशियल मेजॉरिटी एंड इसमें अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैसे, अब ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट पे एंड रिजोल्यूशन भी पास कर सकते थे बजट पे। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क एंड रिजोल्यूशन पास कर सकते थे बजट पे, पास रिजोल्यूशन ऑन बजट, ओके। एंड इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय, मतलब इंडियंस को वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इंडियंस इन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल तो 3 थे ही, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दत्तन राव, ठीक है। तो पहले कौन थे वो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर, ओके। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। एंड इसी में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस हुआ फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ठीक। एंड लॉर्ड मिंटो इज कॉल्ड फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स। क्वेश्चन आती है ये, सॉरी, लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत से स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी में आती है कि हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, तो इट वाज द लॉर्ड मिंटो, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उतना कारगर नहीं रहा, क्योंकि इसमें सूरत इसमें आपके बंगाल का डिवीज़न भी हो गया एंड जो इंडियंस थे वो नाखुश थे इससे। तो उसके बाद हमारे आए इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर आने लगा 1919, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1909 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ठीक है। एंड क्या क्या इंडियंस को राइट मिला, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का एडिशन हुआ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर, और पहले इंडियंस थे टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है और इसको बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, दैट इज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आप मुझे बताओगे कि इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है एंड वाइसरॉय कौन है, बहुत इजी होगा आपके लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, आपको भी अच्छे से ये याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ किस पे, ठीक है, डायरकी प्रोविंसेस पे। डायरकी मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बाय गवर्नमेंट की, इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जाएगी,
कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, सेम वैसे ही। ओके, तो डायरकी आ गई प्रोविंसेस पे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 डायरकी कम्स एट प्रोविंसेस और सेंटर। तो याद रखेंगे इस एक्ट के तहत सेंटर पे डायरकी नहीं आई थी, ये प्रोविंसेस पे ही आई थी। ठीक है, और लेजिस्लेटिव लिस्ट को हटा दिया गया, दो में कन्वर्ट कर दिया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। ठीक है, लेजिस्लेटिव लिस्ट कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट में एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। ठीक है, एंड जो रिजर्व बच गई, रिजर्व वो गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया गया। इसमें क्या हुई, लेजिस्लेटिव लिस्ट को कन्वर्ट किया सेंट्रल सब्जेक्ट में और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में। ठीक है, एंड प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट हुई उसको रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जो रिजर्व थी वो गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल कर देती उसको, एंड जो ट्रांसफर्ड थी वो गवर्नर जनरल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल टेक ओवर कर दी। ठीक है, बजट को भी डिवीजन हो गया सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट में। बजट भी हो गया हमारा सेंट्रल प्लस प्रोविंशियल में। बेसिकली डायरकी का मतलब ये है, डिवीजन ऑफ टू। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जैसे हो गया सेंट्रल सब्जेक्ट में, प्रोविंशियल में सेम एज प्रोविंशियल भी हो गया रिजर्व में। रिजर्व कौन हैंडल करता था, गवर्नमेंट प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड ट्रांसफर कौन सा हैंडल करता था, गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एंड बाइकैमरलिज्म सेंटर पे आ गई और डायरेक्ट इलेक्शन भी आ गई सेंटर पे। ठीक है, बाइकैमरलिज्म सेंटर पे एंड डायरेक्ट इलेक्शन सेंटर पे। सेंट्रल पे। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। ठीक है, एंड जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो इंक्रीज हो गई किसके किसके बीच, क्रिश्चियन। पहले तो बस मुस्लिम के लिए आई थी ना, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस, सिख एंड यूरोपियंस। इसको याद कैसे रखने के आप, केस, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, सिख एंड यूरोपियन। ठीक है, एंड इसमें क्या हो गया कि 3/6 मेंबर, जो मैंने बताया था कि 6 मेंबर की काउंसिल थी, 4 जिसमें कि नॉमिनेट होते थे हमारे इंडिया से, आगरा, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। ठीक है, उसमें से अब 3/6 मेंबर्स होंगे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो इंडियंस होंगे। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इंडियंस होंगे। पहले तो बस एक थे ना, लॉ मेंबर सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में। ठीक है, ऑल्सो स्टैट्यूटरी कमीशन, सॉरी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आ गई हमारी, और हाई कमिश्नर बनाया गया इंडिया का लंदन में। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद आता है साइमन कमीशन। ठीक है,
एंड जो साइमन कमीशन था उसको स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं, वो क्यों आया था? साइमन कमीशन वो क्यों आया था? वो इंक्वायरी करने आया था, रिपोर्ट्स ऑन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आफ्टर 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स के बाद आने वाला था, बट ये 2 ईयर अहेड आ गया था, 1927 में ही ये आ गया था। ठीक है, टू इंक्वायरी एंड रिपोर्ट्स ऑन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रिपोर्ट्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, एंड ये रिपोर्ट्स देने के बाद बहुत सारे अपने कंट्री में वॉर छिड़ी, जिसको बहुत सारे लीडर्स ने लेड किया। इसमें क्यों हुई कि ये 7 मेंबर्स की बॉडी थी एंड कोई भी इंडियंस नहीं था, नो इंडियंस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये सब होने के बाद फिर आते हैं हमारे, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एस्टेब्लिशमेंट होता है ऑल इंडिया फेडरेशन का, प्रोविंसेस पे प्रिंसली स्टेट डिड नॉट एग्रीड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, संघवाद इन हिंदी। ओके, आरबीआई भी बनती है हमारे कौन से कमेटी के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन। याद रखेंगे आप, विच कमीशन मेक्स आरबीआई? तो हिल्टन यंग कमीशन। फेडरल कोर्ट बनता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट 1937 में दिल्ली में। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। ओके, एंड डिवीजन ऑफ पावर होता है इसमें। डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिस्ट में फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट एंड रेसिडुअरी पावर्स एंड concurrently सॉरी। और जो रेसिडुअरी पावर्स होती है वो वाइसरॉय के हाथ में छोड़ी जाती है। ठीक है, इस एक्ट के तहत डायरकी आ जाती है सेंटर पे। डायरकी एक्ट सेंटर। ओके, और बाइकैमरलिज्म आ जाती है प्रोविंसेस पे, जस्ट अपोजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, क्योंकि उसमें डायरकी आती है प्रोविंसेस पे ना कि सेंटर पे, और बाइकैमरलिज्म आती है वहां पे सेंटर पे ना कि प्रोविंसेस पे। ओके, बाइकैमरलिज्म एट प्रोविंसेस। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब किसको मिलता है? डिप्रेस्ड क्लास को, लेबर को एंड वुमेन को। ठीक है, एंड DLW से आप इसको याद कर सकते हैं, केस से याद कर सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंक्रीज हुई थी 1919 में, इंट्रोड्यूस हुई थी 1909 में। ओके, तो आप इसको इंटरमिक्स करते रहो, मैच करते रहो, अपना क्या बोलते हैं उसको कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहो, उससे आपको याद रहेगी चीज़ें। एंड इसी एक्ट के तहत, एक मिनट मैं पेज चेंज करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत
10% पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स मिली थी। ओके, सिंध सेपरेट हो गई थी, बॉम्बे से। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओडिशा सेपरेट हो गई थी बिहार से, एंड बुर्मा सेपरेट हो गई थी इंडिया से। ये स्टेट विशेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी रिसेंट बीपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट होनी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने इसको बोला था चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी, ओके। और बोला था ये चीज़ कि ये एक कंप्रोमाइज़ है, एंड कंपेयर किया था इसको, कंपेयर इट विथ अ मशीन with all brakes and no engine। क्वेश्चन बहुत से एग्जाम से पूछते हैं कि विच जवाहरलाल नेहरू टोल्ड विच एक्ट एज अ मशीन विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन, तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, एंड इसमें मैंने आपको बताया कि सेंट्रल पे बाइकैमरलिज्म आया था 1919 में, एंड स्टेट में दायर किया था। और इस एक्ट में दायर की सेंटर पे आ गई थी, और बाइकैमरलिज्म दोनों जगह ही थी, सेंटर पे भी एंड स्टेट पे भी। तो सेंटर पे बाइकैमरलिज्म तो इस एक्ट के तहत आई थी, स्टेट पे बाइकैमरलिज्म थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, सॉरी स्टेट में ये आई 1935 में, एंड सेंटर पे बाइकैमरलिज्म थी 1919 में। ओके, एंड इसको ये आने के बाद जब सेपरेट इलेक्टोरेट इंक्रीज हुआ, तो गांधी जी एंड नेहरू में, गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर में पूना पैक्ट साइन हुई। ओके, पूना पैक्ट किस लिए हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस क्लास ना लें। गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ओवर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ईयर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। एंड आफ्टर दैट फिर हमारा फाइनली आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, also called India Independence Act 1947, that is India Independence Act 1947। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश रूल खत्म हो जाती है, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खत्म, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खत्म। ठीक है, एंड ये रेटिफाई होती है है 18 जुलाई को 1947 में, एंड केम ओवर ऑन 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, इस एक्ट के तहत दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बनते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान की फॉर्मेशन होती है, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमेन, GG for each, appointed by British King।
ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा इसको। ठीक है। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं हमारे? माउंटबेटन। फर्स्ट ऑफ इंडिया माउंटबेटन। एंड पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। आप मुझे बताओगे कि बाय विच कमिटी and by which offers the India Independence Act 1947 come into forces। तो कौन से ऑफर के द्वारा ये किया गया था? मैंने बता दिया कौन सा ऑफर बेस्ट है, तो अगस्त ऑफर बोलेंगे इसको। 1940 में जो आई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। एंड ये हिस्ट्री की पोर्शन है, आप एक बार पढ़ लोगे इस चीज़ को। एंड इसमें ये भी बोला गया कि इंडियन प्रिंसली एस्टेट टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडियन प्रिंसली एस्टेट टू ज्वाइन इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमेन हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आर्टिकल 395 रिपील्ड हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1945। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ थे पहले चैप्टर्स में। एंड जो BR अम्बेडकर पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो नॉट पार्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। और ये नॉन कांग्रेस मेंबर थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इसमें, है ना, एक आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये बॉक्सेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, क्या थे, मतलब सॉरी, जवाहरलाल नेहरू इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। लियाकत अली फाइनेंस। जॉन मिथाई इंडस्ट्री सप्लाईज। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। CH बाबा वर्कमैन्स एंड पावर। C राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे कि कौन था मेंबर और पोर्टफोलियो उनको क्या मिली थी इंटरिम गवर्नमेंट में 1946 में। BR अम्बेडकर तो थे नहीं। ठीक है। द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो इंटरिम गवर्नमेंट को मेंबर थे वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। द वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द काउंसिल बट द जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल को डेजिग्नेट किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। पहला कैबिनेट जब हमारा बना था, फर्स्ट कैबिनेट, उसमें कौन से पोर्टफोलियो किसको दिया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को दिया था प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ रिलेशन। एंड RK मुंद्रुघाई चट्टी को दिया गया था फाइनेंस। BR अम्बेडकर लॉ के मिनिस्टर थे। राजकुमारी अमृत कौर थी हेल्थ मिनिस्टर। और क्रिप्स मिशन आया था, कौन सी ईयर में आया था ये बता, वो फॉर्मुलाइज किया था अगस्त को, जिसकी वजह से कैबिनेट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। ठीक है। एंड आपको मैंने बताया बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये सब शुरू हुआ था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पहला लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, पहला चैप्टर।